विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से उपस्थित हैं भूगोल की अगली कक्षा लेकर के। इससे पहले कि हम कक्षा शुरू करें, आप लोग गुरु दक्षिणा दे दीजिए। और गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए? अंगूठा। अरे घबराइए नहीं, वो द्रोणाचार्य वाली अंगूठा नहीं मांग रहे हैं। आपके वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए। ओके, फिलहाल हम लोग पिछली कक्षा में भूगोल में संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। संसाधन में हम लोगों ने संसाधन क्या है, संसाधन को विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया था, संसाधनों का नियोजन और संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। जब हम संसाधनों को बांट रहे थे तो विभिन्न आधारों पर बांट रहे थे, लेकिन अगर हम मुख्यतः देखेंगे तो संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, तो ये मुख्यतः दो तरह के संसाधन हैं, प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक संसाधन जानते हैं जो हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं, प्राकृतिक के द्वारा हमारे पास उपलब्ध है। जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गई, भूमि हो गई, प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे चीज़ें, खनिज लवण हो गया, ये सारे चीज़ें प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित में खुद मानव हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तकनीक हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों का जो ज्ञान है वो भी, ये सब चीज़ें मानवीय संसाधन हैं। इसमें हम लोग जो जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं ये है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कई उदाहरण हैं। मैंने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पहले ही बता दिया है। उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, नदियाँ, पहाड़, जल, भूजल, सूर्य का प्रकाश आदि आदि। लेकिन इसमें से हम एक खास संसाधन के बारे में आज पढ़ेंगे, और वो ऐसा खास संसाधन है जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग खाते भी उसी संसाधन का है, रहते भी उसी संसाधन पे हैं और घूमते भी उसी संसाधन पे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा आ रहा होगा, और ये संसाधन है भूमि संसाधन। जी, भूमि संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं हम। आइए देखते हैं भूमि संसाधन। और भूमि कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जान ही रहे हैं कि रहने से लेकर सोने तक, खाने का इंतजाम भी भूमि से ही होता है। जितने समुद्र हैं, जरा सोचिए कि अगर भूमि नहीं होता तो स्थिति कैसी हो जाती। ठीक है, जब हम भूमि के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो आपके घर के सामने है, आपके घर जिस पर है, वो सारा चीज़ आता है। लेकिन अगर हम व्यापक तौर पर देखें तो भूमि कई स्वरूपों में उपलब्ध होता है। कई स्वरूपों को कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक व्यक्ति का कई रूप होता है। जैसे वो किसी जगह पुत्र के रूप में है, किसी जगह पिता के रूप में है, किसी जगह शिक्षक के रूप में है, किसी जगह अभिनेता के रूप में। व्यक्ति वही है, एक ही आदमी। आप कहीं पुत्र के रूप में होंगे, कहीं पिता के रूप में होंगे, कहीं किसी के दोस्त के रूप में होंगे। उसी तरह से ये भूमि वही है, लेकिन ये अलग अलग स्वरूपों में उपलब्ध है। तो अब सवाल उठता है कि ये अलग अलग स्वरूप क्या हैं? ये अलग अलग स्वरूप हैं पहाड़, पठार, मैदानी भाग क्षेत्र, घाटियाँ आदि आदि। ये जो भूमि का स्वरूप है ना, ये है पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। मुख्यतः ये स्वरूप जो है हमारे पास हैं। अब ये कई स्वरूपों में भूमियाँ होती हैं। हम लोग भूमि जो है संसाधन इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, खास करके मनुष्यों के लिए, फिर भी ये सीमित हैं। आप अगर पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में तो आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर भूमि जो है, अगर हम काउंट करें 3 भागों में अगर पृथ्वी को बांट दें तो एक हिस्सा जमीन है यानी भूमि है, और बाद बाकी हिस्सा में केवल और केवल जल है। तो मतलब भूमि सीमित है हमारे पास। और भूमि के सभी स्वरूपों का होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि एक ही स्वरूप से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग भाग्यशाली हैं, हम लोग कहने का मतलब हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये जो भूमि संसाधन है ये पर्याप्त मात्रा में है।
और एक और अधिक भाग्यशाली हैं कि ये जो भूमि संसाधन का स्वरूप है ना, ये सभी स्वरूपों में हमारे पास उचित मात्रा में है। अब आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, उसके अनुसार से आप देख पा रहे हैं कि भारत में जो है 43% क्षेत्र पर मैदानी भाग है, 30% क्षेत्र पर पर्वतीय भाग है और 27% क्षेत्र पर पठारी भाग है। मतलब हमारे पास ये तीनों स्वरूप जो हैं उचित मात्रा में उपलब्ध है। अब तीनों स्वरूप का फायदे क्या क्या हैं? पर्वत, सर जी पर्वत से क्या फायदा होगा हमारे लिए? जी आप देखते हैं कुछ नदियाँ, जैसे गांव के तालाब होते हैं ना, गर्मी में सूख जाते हैं। नदियाँ क्यों नहीं सूखती? क्योंकि नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं और पर्वतों पर जो जल का स्रोत है, उस कारण नदियाँ 12 मास बिना वर्षा के भी बहती रहती है। और नदियाँ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है पठार। सबसे पहले कंसेप्ट में क्लियर आइए कि पठार के बारे में जब हम सोचते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहाड़ क्या है और पठार क्या है। हालांकि पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन पहाड़ क्या होता है? शंक्वाकार होता है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। और पठार जो है ना तो जमीन होता है, स्थल होता है, और ना ही पठार तो उसके बीच का भाग होता है। यानी इसका जो आकृति होता है ये पाराबोला आकृति की होती है, यानी कुछ इस तरह से इसकी आकृति होती है ना। और इसकी ऊंचाई लगभग 600 से 800 मीटर के आसपास में सीमित रहती है। कुछ पठार हैं जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन अमूमन पठार जो है इसकी 600 से 800 मीटर के आसपास ऊंचाई रहती है। अब पठार का जो है, सर पठार का क्या योगदान है हमारे जीवन को उन्नत बनाने में? पठार, आप जितने भी खनिज संसाधन या जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं, जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम, कोयला, खनिज संसाधन में लोहा, अभ्रक या फिर सोना या चांदी, ये सभी चीज़ें जो है ना कहाँ रहती हैं? ये पठारी एरिया जो होता है ना हमारे यहाँ, इसी वाले क्षेत्र में ये सभी चीज़ें होती है। और अब आते हैं मैदानी भाग। तो मैदानी भाग में तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पे खेती होती है। ये नहीं रहेगा तब तो सीमित है सब, ये जो सोना वोना सब खत्म हो जाएगा जब तक पेट में अन्न नहीं रहेगा। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है मैदानी भाग। तो हमारे यहाँ सभी स्वरूपों में भूमि उपलब्ध है और सभी स्वरूपों का अपना अपना महत्ता है। अब जब हम खेती की बात कर रहे हैं तो मैदानी भागों की बात हम करेंगे इसको आगे ले चल के। और मैदानी भाग में जिस भाग पर खेती होता है ना, जब भूमि के जिस भाग पर खेती होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मृदा। क्या कहते हैं? मृदा। मृदा और भूमि में थोड़ा सा अंतर है, भूमि का ही एक पार्ट मृदा है। तो मृदा जो है भूमि का ऊपरी परत है, जिसमें जो बहुत सारे असंगठित पदार्थों से मिलकर बनी हुई ये बहुत पतली परत है ना। मृदा जो है कैसे बनता है, ये एक सवाल है। मृदा निर्माण जो है 3 तरीकों से होता है। मृदा निर्माण 3 तरीकों से होता है। पहला जो है हमारा अपक्षय। अब आप कहेंगे कि ये अपक्षय क्या होता है? अपक्षय होता है जब चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, किसी कारणवश चट्टानों के टूटने से जो मृदा बनती है उसे अपक्षय विधि कहते हैं। दूसरा है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? नदियों के द्वारा जो मिट्टी, जो मृदा ढो करके लाई जाती है, इस तरह से जो मृदा बनती है इसे कहते हैं निक्षेपण। और तीसरा होता है जैविक रासायनिक प्रक्रिया। जैविक रासायनिक प्रक्रिया मतलब जीवों के द्वारा भी, जैसे कहीं पेड़ पौधा हो गया चट्टानों पर तो चट्टानों को तोड़ देती है, या फिर बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं वो चट्टानों को तोड़ती हैं, या रासायनिक प्रक्रिया किसी रासायनिक परिघटना के कारण जो है चट्टानें टूट जाती है, टूटकर छोटे छोटे मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। लेकिन क्या ये इतना साधारण है कि तुरंत हो जाता है? जी नहीं, ये मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत धीमी है, बहुत स्लो है। भूगोलविद मानते हैं कि मृदा निर्माण बहुत समय बाद, मतलब हजारों वर्ष लग जाते हैं मृदा बनने में। इतनी आसानी से आपके जो पास जमीन है खेती के, वो इतनी आसानी से नहीं बना। जब पृथ्वी आया उस समय में ऐसे खेती योग्य मृदा हमारे पास नहीं थी, ये बनने में बहुत लंबा समय, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है।
है ना। मृदा निर्माण की जो 3 प्रक्रिया थी, इसके अलावा भी कई सारे कारक होते हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनस्पति, तापमान में परिवर्तन, जैव पदार्थ और खनिज जैसे पदार्थ भी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मृदा के निर्माण में जैव और अजैव दोनों तरह के चीज़ों की भागीदारी होती है। मृदा में जैव चीज़ें, बैक्टीरिया जैसे चीज़ें, ह्यूमस, आप लोग सुनते होंगे समाचारों में कि मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम हो गई है, तो ये ह्यूमस जो है ये बैक्टीरिया होते हैं, ये भी मृदा में उपलब्ध होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे मृदा के प्रकार पर। तो मृदा निर्माण के प्रक्रिया के आधार पर मृदा को भूगोलविदों ने 6 भागों में विभाजित किया है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। पहला है इसमें जलोढ़ मृदा, नाम से स्पष्ट है। जलोढ़ मतलब ये मृदा जो है, इस प्रकार की मृदा जो है किस क्रिया के द्वारा बना हुआ है? निक्षेपण विधि के द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? निक्षेपण विधि से, निक्षेपण विधि से बना है। नाम ही है इसका जलोढ़ मृदा मतलब जल के द्वारा ढोकर लाई जाने वाली मृदा। इस प्रकार के मृदा जो है जल के द्वारा ढोकर लाई गई है और इसीलिए इस मृदा का नाम जलोढ़ मृदा पड़ा। ये मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है, खेती के लिए सबसे उन्नत होती है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में है। अब आपके स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। हरा वाला जो क्षेत्र है, हल्का हरा वाला जो क्षेत्र है, वो जो आप देख रहे हैं वो है जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। यानी कि आप देखेंगे उसमें गौर से, तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ क्षेत्र में, गुजरात में थोड़ी सी पट्टी है, देख लीजिए, और राजस्थान में भी थोड़ी सी है, राजस्थान में है, आदि आदि क्षेत्रों में ये जो है उपस्थित हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आपका मैप दिख रहा है, इसमें आप देख लीजिए कि ये बिहार में है, यूपी, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में, मतलब हिमालय से जो निकलती है ना नदियाँ, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये नदियाँ जो मिट्टी लेकर आई, इसी से जलोढ़ मृदा वाले मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ। कुछ कुछ जो है आप देखेंगे इसी मैप में कि पूर्व तटीय जो क्षेत्र है, पूर्व में देखिए, मैप जब भी देखें तो ऊपर उत्तर होता है ना, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने की तरफ पूरब होता है और बाएं की तरफ पश्चिम होता है। तो दाहिने में पूर्व तटीय क्षेत्र में देख रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन पट्टी दिख रहा है आपको, तो ये वाला जो क्षेत्र भी है ये भी क्या है? जलोढ़ मृदा ही है। अब है इसमें कौन कौन से तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में पोटाश, ये याद रखेंगे आप क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, पोटाश, फास्फोरस, चूना आदि क्षेत्रों की प्रधानता होती है। ये जो पोटाश है, फास्फोरस है, चूना है, ये याद रखेंगे कि किस किन तत्वों की प्रधानता, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं और ये किन किन क्षेत्रों में है ये भी आपको याद रखना है। तो पोटाश, फास्फोरस और चूना, ये जो चूना आप देख रहे हैं ना, ये घर में पोतने वाला चूना नहीं है, ये व्यापारिक चूना है। और वो जो मिट्टी में होती है ना, ऐसा नहीं कि चूना समझे कि मिट्टी में होता है तो उसमें से निकालना शुरू कर देंगे, है ना। व्यापारिक चूना अलग है और ये जो मिट्टी में है ये जो है पोषक तत्व है। पोषक तत्व जैसे कि हमारे शरीर में भी लोहा होता है, आयरन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि लोहा निकाले शरीर से, वो व्यापारिक लोहा अलग होता है और शरीर का पोषक तत्व वाला लोहा, आयरन, अलग होता है। उसी तरह से इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूना होते हैं। इसमें कमी किसका होता है? नाइट्रोजन का विस्तार है इसका, इसको याद कर लेंगे, विस्तार है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। और इस पर जो है फसल कौन कौन सा उगता है? फसल उगता है चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना,
दलहन आदि। प्रमुखता से ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेने हैं। तो हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी। नाम से स्पष्ट है, काली मिट्टी यानी ये काले रंग का होता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावा के जमने से। ज्वालामुखी जानते हैं, भूकंप के बाद उत्पन्न होता है, इसलिए पहले पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो फिर कहीं रिसर्च कर लीजिए, कहीं से किसी से पूछ के, और नहीं तो किताबों को उल्टाइए, फिर कहीं मिल जाएगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के वो लावा के विस्तार से या जमने से इस तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका रंग क्या होता है? काला होता है, क्योंकि इसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। इसमें तत्व क्या पाया जाता है? लौह। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना आदि। तो इसमें जो है तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? लोहा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना आदि। ये सभी पोषक तत्व काली मृदा में पाए जाते हैं। अच्छा, ये मृदा है कहाँ कहाँ? तो फिर से एक बार आप मैप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये जो मृदा क्षेत्र है इसका, ये देख रहे हैं आप, काली मृदा जो है ये थोड़ा सा भूरा कलर का है, देख लीजिए आप, थोड़ा सा बीच में है इधर भूरा कलर का। और ये क्षेत्र है इसका गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात में थोड़ा सा है, देख लीजिए आप मैप पर आराम से। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो एपी लिख देते हैं, एपी और तमिलनाडु आदि में ये है। ये कहाँ कहाँ उपस्थित है, ये सब याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ें परीक्षा में ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। जैसे कि पूछ देगा कि गुजरात में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो थोड़ा सा आप जलोढ़ मिट्टी भी आप पढ़े अभी की पाई जाती है। और या पूछ देगा कि गुजरात में निम्न तरह की मिट्टी नहीं पाई जाती है, निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, आगे पाई जाती है नहीं पाई जाती है, अगला मिट्टी वो बाद में देखेंगे। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में ये चीज़ें, ये वाली मृदा जो है पाई जाती है। और इस वाली मिट्टी में कमी किसका होता है? फास्फोरस नामक तत्व का कमी होता है, ये भी याद रखना है। फास्फोरस नामक तत्व की कमी होता है। और इसका विस्तार भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर है। हेक्टेयर क्षेत्र पर है। और इसमें जो फसल होता है मुख्यतः कपास की खेती होता है। कपास, इसमें मुख्यतः क्या होता है? कपास की खेती होता है। लेकिन इसीलिए इस मिट्टी का नाम जो है, इस मिट्टी को हम लोग, इस मृदा को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी का एक अलग नाम है रेगूर मृदा। क्या है? तो ये दोनों चीजें आप याद रखें, कपासी मिट्टी और रेगूर मृदा। ये काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है ना। लेकिन इसमें ये जो मिट्टी होती है ना, ये बहुत चिपचिपा टाइप का होता है। इसमें एक बार अगर आप इसमें जल लग जाता है तो उसके बाद इसको जोतना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वर्षा ऋतु आने से पहले इसमें जुताई कर ली जाती है। और इसमें मुख्य रूप से तो कपास की फसल होती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था करके हम लोग गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों आदि की खेती भी कर सकते हैं। ठीक है, फलों आदि की खेती भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। हो गया, ये हो गया काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या फिर
रेबूर मृदा, मिट्टी या मृदा कह सकते हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे अब तीसरे टाइप का जो मिट्टी है ये है लाल या पीला मिट्टी। तो नाम से स्पष्ट है, लाल मिट्टी, ये इसका रंग जो है लाल मिट्टी होता है और इसका निर्माण जो है नीस या ग्रेनाइट नामक चट्टानों के अपरदन से हुआ है, यानी चट्टानों के टूटने से इस तरह की मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये जो क्षेत्र है आपके स्क्रीन पर मैप दिख रहा होगा, देख लीजिए आप मैप में, ये जो लाल मिट्टी है, लाल कलर का, डीप लाल कलर का जो क्षेत्र है मैप में, वो वाला क्षेत्र जो है लाल मिट्टी का है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ भाग भी सम्मिलित हैं। तो इस तरह के मिट्टी में लोहा के प्रधानता होती है, इसीलिए इसका कलर लाल होता है और जब कभी भी इसमें पानी लगा देते हैं तो इसका कलर, पानी बहुत देर तक रहने पर इस मिट्टी का कलर पीला हो जाता है, इसीलिए इस मिट्टी को लाल या पीला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में जो तत्व होते हैं लोहा, एल्युमिनियम और चूना, ये याद रखना है, लोहा, एल्युमिनियम और चूना नामक तत्वों की प्रधानता होती है। विस्तार है कितना क्षेत्र में विस्तार है इसका, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में इसका विस्तार है और इसमें फसल लगता है ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फल आदि का फसल इसमें लगाए जाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे चौथे प्रकार के मृदा के बारे में, मृदा के चौथे प्रकार के बारे में, जिसका नाम है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द से ही स्पष्ट है, ये लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट, और ये इसका रंग भी हल्का लाल होता है। ये निछालन के परिणाम स्वरूप इस मिट्टी का निर्माण होता है। आपके स्क्रीन पर मैप दिख रहा होगा, इस मैप में आप देखेंगे ये जो हल्का लाल कलर का जो है, थोड़ा सा कहीं कहीं, यानी कि आप पश्चिमी तटीय प्रदेश में देख सकते हैं, और कहीं के बीच बीच में आप देखें कहीं कहीं हल्का जो लाल है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका लेटराइट मिट्टी का है। इस क्षेत्र में है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा आदि। तो इन क्षेत्रों में क्या है, लेटराइट मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा तत्वों की प्रधानता होती है। विस्तार इसका 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है और इस पर जो फसल है ये चाय और कहवा का जो है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में चाय और कहवा की खेती कर लेते हैं इसी मिट्टी में, और इसमें आंध्र प्रदेश वगैरह में काजू की खेती कर लेते हैं। ठीक है, ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, इसमें जो है जैव तत्वों की कमी होती है, बैक्टीरिया जो होते हैं, इस मिट्टी की कमी होती है, लेकिन कभी कभी सिंचाई की व्यवस्था करके और उर्वरक का इस्तेमाल करके इस मिट्टी पर हम लोग खेती कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पठारी क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार होता है। अब हम लोग एक चीज़ भूल गए थे जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा भी 2 तरह के होते हैं और इसमें एक होता है, पहला खादर और दूसरा होता है बांगर। खादर क्या होता है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, यानी ये इसको कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा, मतलब ये जो नदियों के द्वारा हर साल बाढ़ के साथ लाया जाता है, इस तरह की मिट्टी को नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि खादर मृदा कहते हैं। और बांगर क्या होता है, पुरानी, ये बहुत पहले आया, और जैसे कि ऊंचा क्षेत्र है आपके गांव में, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वो वाला क्षेत्र बांगर हो जाता है। ये कम से कम उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो ये हम लोग भूल गए थे। और आप बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ मृदा है, जैसे पटना के आसपास का जो मृदा है, इस मृदा को दियारा क्षेत्र कहा जाता है, मतलब जिस जलोढ़ मृदा में बालू की ज़्यादा प्रधानता होती है उसको दियारा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, मृदा के अगले प्रकारों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की इस कक्षा को समाप्ति करते हैं। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।